गुड मॉर्निंग टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जनाब? जहाँ भी रहिए ठीक ठाक रहिए, खैरियत से रहिए, अपनी बहुत हिफाजत कीजिए इस टाइम में जहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो अपने आप को लूज़ नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे करना है कि सुबह सुबह हमें ये अहद करना है कि आज सारा दिन हमें कुछ अच्छे काम करने हैं। और जब आप कुछ अच्छे काम जो है वो अपनी रूटीन बना लेते हैं कि डेली का आपका एक शेड्यूल होता है कि आज मैंने अपने बहुत सारे काम जो मैंने ऑफिस के करने हैं या बाहर के करने हैं, उनके अलावा मैंने कुछ अच्छे काम करने हैं। और अच्छे काम क्या होते हैं कि जिस तरह आप किसी की कोई मदद करने का आपके अंदर कोई जज्बा हो, कोई आप जो है वो किसी के साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पेश आ रहे हो, किसी की कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आप उसको दे रहे हो, या किसी के लिए कोई आजकल ज़ाहिर है लोग बीमार हैं, परेशान हैं, घर में जो है वो आइसोलेट भी हैं, साथ में साथ जो है वो जो बीमार लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम, कोई डॉक्टर के मामलात या इस तरह के आप जहाँ तक भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, सुबह सुबह ये प्लान कीजिए कि आज के सारा दिन में हमने जो है वो कौन से अच्छे काम करने हैं। क्योंकि हम सारा दिन ये तो प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हम ये प्लान नहीं करते कि हमें अच्छे काम कौन से करने हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है जी? आज का हमारा प्लान ये है कि आज हमने पूरा दिन में अच्छे काम करने हैं। किसी की हेल्प कर देनी है, किसी को थोड़ा सा जो है प्रोटेक्ट कर देना है, किसी का कहीं कोई मसला है तो सॉर्ट आउट अगर आप कर सकते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आप वो कर दें, किसी को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको ले दें। इस तरह के छोटे छोटे काम ही हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के आगे सुरखरू करते हैं। और अगर हम इस तरह छोटे छोटे कामों से जो है वो दूसरे लोगों को खुश करते हैं, उनके दिल से दुआ निकलती है, तो फिर रास्ते जो है वो स्मूथ हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम इस मॉर्निंग शो में आपके लिए वो तमाम चीज़ें लेकर आएँ जो आप पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। इसमें अपडेट्स भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको अपडेट भी करते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो है वो स्टोरी के हवाले से भी डेली जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में मामला क्या चल रहे हैं, वफाकी हुकूमतें क्या कर रही, वफाकी क्या हुकूमत क्या कर रही है, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, और कहाँ जो है वो थोड़ी चपकलिश मौजूद है, कहाँ थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हार्टेड जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ख़वातीन के लिए भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो डिशेस भी हैं, साथ उनकी जो है वो पसंद की चीज़ें भी हैं, जिसमें हम वैरायटी दिखाते हैं कि आप सैंडल्स में आपके पास क्या होना चाहिए, कपड़ों में क्या होना चाहिए, बैग्स में क्या होना चाहिए। और बच्चों के लिए स्पेशली हमने जो है वो नया इसमें जो है वो सेटअप शुरू किया है, जिसमें बच्चों की हम जो है शरारतें, उनकी एक्टिविटीज़, बच्चों के माइंड को तेज़ करने वाली चीज़ें, और छोटे बच्चों को ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ उनकी क्या होनी चाहिए, आज हम जो है वो ये भी डिस्कस करेंगे। कल हमने जो है बच्चों की मासूम शरारतें जो है वो डिस्कस की थी। फिर हम आपको सैर पे भी लेके जाते हैं। जी हाँ, हम आपको पाकिस्तान के एक अच्छे सी जगह का कोई भी एक अच्छा जो है वो डेली का हमारा सेटअप होता है, जिसमें हम आपको सैर करवाते हैं, स्टार्स के हवाले से भी बात करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है वो सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी यानी हमारी एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक जो है वो ईजीली पहुँच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बात इसमें करते हैं, या जो भी सुबह सुबह जो है वो मेरी बात होती है, वो इंशाल्लाह जो है वो उसका जो एक कहते हैं ना खड़ाका, वो वालों तक जो है वो लाजमी जो है वो पहुंचता है। और आज की हम ज़रा थोड़ी सी अपडेट्स की तरफ आ जाएं। न्यूज़ तो नहीं हम इसको कहेंगे, अपडेट्स हैं जो मैं थोड़ी थोड़ी आपको आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और क्या मामला चल रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो जनाब 15 जुलाई तक इसमें जो है वो तौसी कर दी गई है। और पहले जो है वो कल खबर आ रही थी, कल सुबह सुबह जब मैंने बात की कि लॉकडाउन के हवाले से जो इन्होंने चारों तरफ जो है वो लगा दिए हैं बैरियर्स, और पीछे से जो है वो रास्ते खोल दिए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। अगर एक ही जगह पर आप जो है वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोरोना फैलने का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर एकदम से खबर आई कि जिन्होंने लॉकडाउन जो है वो खोल दिया, रात 12 बजे कई इलाके जो है वो वहाँ से बैरियर जो है वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर अब जो है वो ये खबर आई है कि जनाब 15 जुलाई तक जो है इसमें तौसी कर दी गई है, और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट और पार्क्स जो है वो बंद रहेंगे। पार्क्स में जाने के लिए अभी अलाउ नहीं है, ये बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे और तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लेकिन बाकी ये है कि तमाम कारोबारी मकामात जो है वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक जो है वो खुलेंगे, वही पुरानी वाली रूटीन में वापस
वापस आ गए और 15 जुलाई तक इसको जो है वो तौसी मिल गया। तो चलें, ये एक अच्छी बात है। और जब तक सख्त से सख्त लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लोगों को जो है वो ये नहीं बताया जाएगा कि जी आपने इन इन SOPs को फॉलो करते हुए अपने घर तक जो है महदूद रहना है। अभी अगर आप कुछ माँ जो है वो अपने काम जो है वो घर से कर लेंगे तो कोई इसमें जो है मुज़ाइके वाली बात नहीं है। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे हमारे टीवी एंकर्स जो हैं वो घर से बैठ के जो है वो शो कर रहे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो इस तरह से भी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इस वक्त में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफ करना है। और हमें कोरोना से बचने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सेफ करने के लिए, एक ज़िंदगी सेफ होती है तो बहुत सारी ज़िंदगियां जो है वो सेफ हो जाती हैं, आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सेफ हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ना तो लॉकडाउन को लोग सीरियस ले रहे हैं, ना कोरोना को सीरियस ले रहे हैं, पेशेंट्स जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 1-2 दिन से, मेरी कल भी कुछ डॉक्टर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पंजाब के या लाहौर के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ज़रा कोरोना पेशेंट की तादाद में थोड़ी कमी वाक़या हुई है जब से इन्होंने लॉकडाउन मुख्तलिफ एरियाज़ का जो है ज़रा सख्त किया है। तो अगर 15 जुलाई तक तौसी हो गई है तो ये अच्छी बेहतरीन खबर है, और तौसी कर देनी चाहिए इसमें। इसके अलावा जनाब एक बहुत अहम और ख़ास खबर हमारे पास जो है वो कश्मीर से मौजूद है। और कश्मीर से आपको पता है कि ये एक सैड न्यूज़ भी थी कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, हर इंसान के लिए जो है वो एक धचका भी लगा था कि बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा ने हक खुद इरादियत से दस्तबरदारी जो है वो अख्तियार कर ली। और उन्होंने जो है वो अपनी कश्मीर के हवाले से जो अपनी खदमात वो सर अंजाम दे रहे थे उससे वो दस्तबरदार हो गए। सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब, जिनके बारे में जो है वो भारतीय मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है। और भारतीय दावों के मुताबिक तो जनाब उन्होंने ये कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का मतलब मकासद से पीछे हटना है। जबकि सैयद अली गिलानी साहब ने जो है वो इस बात की तरदीद कर दी कि नहीं, मेरा मकसद जो है वो अपने मामलात से पीछे हटना नहीं है, बल्कि जो है वो मेरी सांसें, आखिरी सांस तक मैं कश्मीरियों के साथ जो है वो जुड़ा रहूंगा और मैं उनके हक के खुद इरादियत के लिए जो है वो लड़ता रहूंगा। और जो खून रेजी वहाँ पे की जा रही है, जो बर्बरियत वहाँ पर हो रही है कश्मीरियों के साथ, जो नाइंसाफ़ी जो की जा रही है, इसके लिए मैं हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। तो इस तरह भारतीय दावे जो हैं वो मुस्तरद हो गए। और भारतीय जो मीडिया है, जो वहाँ पे वावेला मचा हुआ था कि सैयद अली गिलानी साहब ने जो है वो हुर्रियत रहनुमा जो है वो उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का इख्तियार कर लिया। और इसका मतलब ये है कि वो कश्मीरियों के लिए अब आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने जो है वो इस पर सैयद अली गिलानी साहब का सामने आया मौक़िफ़ के जी आज़ादी कश्मीर की कोशिशें इनके खून में रची हुई हैं और दुनिया की कोई ताकत इस मकसद या इस ताकत से उनको नहीं रोक सकती। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है। और इस पर जो है वो हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा जो है वो सैयद अली गिलानी साहब हैं। और सैयद अली गिलानी साहब का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का मकसद जो है वो कुछ और नहीं, बल्कि चीज़ें जो है वो समझ आती हैं कि पीछे से कोई प्रेशर, कोई ऐसी चीज़ कुछ तो हुआ होगा कि उन्होंने जो है वो ये फैसला लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने तरदीद भी कर दी कि मैं इस तरह अलहदगी इख्तियार नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया भर में जो भी मामलात या जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ये जो एक ख़ास चीज़ हुई है सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से, ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब जो है वो बड़े बड़े जगहों पर बड़ा ही डिफरेंट किस्म का लिया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से पाकिस्तान पीछे हट गया है और पाकिस्तान जो है इसमें आगे नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीरियों के हवाले से जो है वो बड़ा पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देता रहा है। और पाकिस्तानियों के लिए जो है वो ये सबसे बड़ी बात है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हमारी दुआएं हैं। ना भी कुछ कर सके तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वहाँ से इस जुल्म और बर्बरियत को जो है वो ख़त्म कर दे। और वहाँ के जितने भी हुर्रियत रहनुमा हैं, और ख़ास तौर पे सैयद अली गिलानी साहब जैसे जो कि बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी हैं, उनको जो है वो अल्लाह ताला ताकत और हिम्मत अता करे कि अगर कोई प्रेशर उन पर था भी या है भी तो उसको जो है वो एक साइड पे रखते हुए वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। उनकी तरदीद तो आ गई है कि वो ऐसा करेंगे, पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें जो कल तक, परसों तक जो आ रही थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जनाब एक बहुत अहम खबर जो है हमारे पास है, और वो ये है कि मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की। अब इसको खबर तो नहीं हम कहेंगे, ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है कि पाक फौज में पहली खातून अफसर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात हुई हैं। और ये बहुत हमारे लिए जो है वो ऑनरेबल बात है। पाक फौज में पहली खातून अफसर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात हुई हैं। मेजर जनरल निगार जौहर नाम है उनका, और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर इनकी तरक्की की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाकिस्तान आर्मी की पहली सर्जन
सर्जन जनरल तैनात हुई हैं और मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के इलाके पंच पीर से है जी इनका। और ये खातून हमारे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है क्योंकि ये पहली सर्जन जनरल तैनात हुई हैं पाकिस्तान आर्मी में और हमारे लिए ऑनर की बात है। निगार साहिबा के लिए हम हमेशा से जो है वो दुआगो हैं और दुआगो रहेंगे कि इसी तरह उनको जो है वो तरक्की मिलती रहे और वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहें। और ख़वातीन किसी भी शोबे में हों, अपने आप को या अपना लोहा मनवाने के लिए या अपनी जो है वो एक प्रेजेंट शो करने के लिए हमेशा से जो है वो अपने किरदार को जो है वो बुलंद रखते हुए काम करती हैं। और ख़वातीन जो हैं उनको मुश्किलात भी पेश आती हैं। जाहिर है कि जेंट्स हजरात जिनके साथ वो काम कर रही होती हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है इस चीज़ को हज़म करना या इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि एक खातून होते हुए कोई जो है वो आगे बढ़ रहा है और अपनी एक लेवल पे जो है वो अपने आप को शो कर रहा है कि आप ये कर सकते हैं और आप दूसरे लोग जो है वो ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए ऑनर की बात है। लेकिन इसके साथ ही एक अहम खास और बड़ी ही स्ट्रैटेजिक खबर आप इसको कह लें या अपडेट कह लें मेरे पास जो है वो ये है कि हमने वावेला मचाया कि PIA के जो पायलट्स हैं उनके जो लाइसेंस है वो जाली हैं। अब ये पिछली हुकूमत को बदनाम करने के चक्रों में हमने पाकिस्तान को जो यूरोप में बदनाम किया उसका जो रिजल्ट निकला वो इतना स्ट्रैटेजिक खतरनाक किस्म का रिजल्ट है कि वो कुछ अरसे के लिए जी परवाजें जो है वो यूरोप में जो है वो PIA की रोक दी गई हैं कुछ अरसे के लिए। मुझे नहीं पता कुछ अरसे के लिए रोकी गई हैं या बहुत लंबे अरसे के लिए रोकी गई हैं, लेकिन बहरहाल जो यूरोप में एक इमेज जो पाकिस्तान का बिल्ड किया गया है या बताया गया, अब सारे पायलट्स को जो है वो बदनाम करना इस तरह से पाकिस्तान की पर्सनल एयरलाइन को प्रॉपर तरीके से, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसको जो है वो हम सही तरीके से जो है वो नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत अच्छा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। PIA का यूरोप के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल हो चुका है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है PIA को। मुसाफिर टिकटें रिफंड या आगे करवा सकते हैं, तर्जुमान PIA। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। अब खुश है पाकिस्तान अपने लोगों को बदनाम करके, आपका अपना मुल्क, अपनी धरती, अपना जो है वो घर जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों में एक बड़ी ख़ास बात है कि हम ना अगर हमारा कोई भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है और वो हमसे आगे बढ़ रहा है ना, तो हम उसको डंप करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए ना उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाते हैं, गलत गलत बातें करते हैं और उसका नतीजा पता क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है कि उसका ताल्लुक आपसे ही जुड़ा होता है। उसका जो ताल्लुक, आप उसके भाई हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, कोई कज़न है, वट एवर आप जो भी हैं, लेकिन अगर उसका ताल्लुक आपसे जुड़ा है तो बदनाम तो आप भी हो रहे हैं। इसी तरह काश कि हमें ये समझ आ जाए, हमारी हुकूमत को ये समझ आ जाए कि हम जो ये प्रॉपर, इसे खामोशी से करना चाहिए था, इसका प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था, शोर नहीं मचाना चाहिए था। बिलफर्ज आपको पता चल गया था कि पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं या कोई इस तरह के मामला है, सबकी डिग्रियां थोड़ी जाली होंगी। और डिग्री का इसमें तो अमल दखल इतना ज्यादा नहीं है जितना आपकी क्रिएटिविटी का है कि एक बंदा जो जहाज उड़ाने में महारत रखता है उसकी महारत को देखना है या आपने उसकी डिग्री को देखना है। तो पता नहीं मतलब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में क्यों की जाती हैं, जिसके बाद में जो है वो बड़े बुरे नताइज जो है वो सामने आते हैं और फिर करने के बाद जो है वो माजरत कर ली जाती है, ये यू टर्न ले लिया जाता है। अब इस पर यू टर्न लेके दिखाए ना, 6 माह के लिए PIA मुअत्तल कर दिए उन्होंने, तो अब जो है वो सुकून हो जाएगा कि सारे जो है वो जितना और खसारे में जा रहे थे, थोड़ी चलें PIA एयरलाइन जो है वो चल ही रही थी, मामला सेटल्ड हो रहे थे, अपने आप को बदनाम करके हमने खुद ही जो है वो सारा अपनी लपेट लिया। तो ऐसी चीजें जो है ना, अपने आप को बदनाम करने से या अपनों को बदनाम करने से हम खुद बदनाम होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, उसका कोई एक शख्स भी गलत होगा, कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस वजह से अगर आप कोई गलत चीज देख भी लेते हैं तो उसको अपने ही दायरे में, अपनी ही चीजों में छुपाने की कोशिश करते हुए उसको सेटल्ड करें, उसको अंदर खाने जो है सेट करें। शोर मचाने से, वावेला मचाने से, लोगों को बताने से आपकी इज्जत नहीं है बल्कि इज्जत खराब होती है। इसके अलावा जनाब, कोरोना वायरस, मोहलिक वायरस, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। और अब एक और खबर सुन लें, एक और जो है वो आपके साथ जो है वो अपडेट शेयर कर लूं कि आलमी इदारा सेहत ने फिर खबरदार कर दिया है, वायरस की बदतरीन सूरत हाल आना अभी बाकी है। ये जितना लॉस हो चुका है ये कुछ नहीं है, कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल आना अभी बाकी है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। अब ये डराते हैं या धमकाते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि जी बदतरीन सूरत हाल आना बाकी है, अभी ये कुछ नहीं है।
और तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है, एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया जा रहा है और 6 माह गुजरने के बावजूद कोरोना वायरस में कमी देखने में नहीं आ रही है। आलमी दायरा सेहत के सरबराह ने दुनिया को फिर खबरदार कर दिया है, पूरी दुनिया के लिए जो है ये मैसेज है आलमी दायरा सेहत के हवाले से। अपने एक बयान में दायरा सेहत के सरबराह ने कहा है कि कोरोना तेज़ी से दुनिया में पंजे गाड़ रहा है, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और कोरोना के फैलाव में कमी आती दिखाई नहीं दे रही। वायरस कम होने की बजाय तेजी से जो है वो फैल रहा है। तो अगर आलमी सतह पर हुकूमतों ने इकदाम ना किए तो वायरस से लोग तेजी से मुतासर हो सकते हैं। लोग चाहते हैं कि मामूलात जिंदगी पहले की तरह हो जाए, लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोरोना की ये खतरे की घंटी जो है जनाब बज गई है। खुदा के लिए अपने आप को जो है वो सेफ कीजिए, अपना सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार रखिए, अपने आप को जो है वो सेफ साइड पे रखिए। और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ना कि कोरोना नहीं है, अगर कोरोना नहीं है तो अस्पताल किन मरीजों से भरे हुए हैं? जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो फिर कोरोना क्या था? और कोरोना के एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा कि ये इंसान के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है, आपके हलक के जरिए, आपके आंखों के जरिए, नाक के जरिए, कानों के जरिए जो है ये बैक्टीरिया किसी भी तरह आपके जिस्म के अंदर जो है वो दाखिल होगा और सबसे पहले ये आपके फेफड़ों को इफेक्ट करेगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, सांस की नाली में जो है वो दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को सेफ साइट करने के लिए हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम करना है। और अगर आलमी इदारा सेहत ने जो है वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया तो फिर अब मेरा ख्याल है कि कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब अगर वो डरा भी रहे हैं या धमका भी रहे हैं या वट जो भी उनकी तरफ से जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो आ गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी हिफाजत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लाजमी रखें। अच्छा जी, लद्दाख के हवाले से ज़रा बात कर लें। लद्दाख के हवाले से जो भी खबर आती है या जो भी अपडेट आती है उस पे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो उसको देखते हैं, पसंद करते हैं और जाहिर बात है भारत के हवाले से जो है वो जो भी उनके साथ हो रहा होगा लद्दाख में, और चीनी जो है वो जिस तरह से स्टैंड लिए हुए हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत में जो है वो तकरीबन 60 के करीब चीनी एप्लीकेशंस जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। ताउन में कमी भारत के अपने मुफाद के खिलाफ है, चीन की तरफ से ये बयान सामने आ गया है। चीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो ये बयान दे दिया है कि जनाब भारत ने जो ये 60 एप्लीकेशन जो हैं वो बंद की हैं चीन की तरफ से आने वाली, ये कोई भारत का फ़ायदा नहीं है। अपने मुफाद के लिए अगर ये करना चाह रहे हैं तो करते रहें, लेकिन इसके नताइज जो है वो बड़े संगीन कैफियत जो है वो निकल आएगी। अब इस पे जो है मोदी सरकार ने भारत में 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद कर दी है और चीन की जानिब से भारतीय इक़दाम की सख्त मजम्मत की गई है। अब भारत अपने मुफादात को खुद ठेस पहुंचाने पे तुला हुआ है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर बात है अगर इस तरह करेंगे तो कल को फिर और ज़्यादा कशीदगी जो है वो लद्दाख में जो है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा जनाब टिकटॉक के हवाले से जो है वो बात कर लें तो वो भी बंद हो गई है और उस हवाले से भी काफ़ी जो है वो मामला जो है वो ख़राब है। टिकटॉक स्टार्स बेचारे इतने मामला जो है वो ख़राब होंगे उनके अब भारत के हवाले से कि भारत में जो इतने टिकटॉक स्टार थे वहाँ से जो है वो अपने टिकटॉकर्स बना रहे थे और चीज़ें कर रहे थे, वो अब जो है वो फ़िलहाल एप्लीकेशन जो है उसको बंद कर दिया गया है। और चीनियों ने कह दिया है, चीनी अच्छा कहते हैं ना, वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कह दिया मोदी सरकार सोच समझ के इकदाम करे, जो ये कर रहे हैं ये इनके मुफाद में नहीं जाएगी बात। और अपने मुफाद को मद्देनजर रखते हुए अगर जो है वो आप ऐसे मामलात या हालात जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो बंद की जा रही हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब भारत और मोदी सरकार को मतलब प्यार मोहब्बत की बात समझ में आती नहीं है, डंडा जो है वो दिखाएं तो उनको समझ आती है। फिर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो डंडे से ही मानते हैं, प्यार से उनको जो है वो ज़ुबान समझ में आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये भी उसी तरह की क्रिएट की हुई जो सिचुएशन है। मोदी सरकार ने मामले पे मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्की सलामती और दिफा के लिए संगीन इकदाम उठा लिया है हमने। तो संगीन इकदाम उठा लिया है तो उठा लें, फिर संगीन नताइज भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर दूसरे भी जो है वो आपके लिए आपके साथ कुछ ना कुछ तो लाजमी करेंगे। अब अगर भारत ये समझ ले कि हम ही हर जगह से जो है वो सबके जो है वो बने हुए हैं, जीनियस बने हुए हैं, तो ऐसी तो कोई सिचुएशन जो है वो आगे नज़र नहीं आ रही है जनाब। तो भारत को इस पर सोचना पड़ेगा, इन एप्लीकेशंस को ऑन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको बंद करते हैं तो आपकी अपनी आवाम में से जो है वो चीखो पुकार कुछ अर्से बाद जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये कोई आपके अपने मुफाद में जो है वो बात नहीं जाती। अच्छा, उन्हें ये होगा कि चाइना कहीं इन एप्लीकेशन के जरिए वायरस ना भेज दे। ये ना बड़े ऐसी जहनियत के लोग हैं ये भारतीय कि इनके जहन में कुछ भी पड़ जाए ना उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और फिर उसी चीज को जो है ना वो क्रिएट करके उसी के साथ जुड़ के उसी पर जो है वो रिसर्च और चीजें शुरू कर देते हैं। जो इनके दिमाग में पड़ जाए ना वही सही होता है, बेशक वो गलत ही हो।
तो ये बड़े मसाइल जो है ना वहाँ पे ख़राब है। इसके अलावा जनाब एक अच्छी खबर हमारे पास ये भी है कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में बड़ी शादियां सामने आई। लॉकडाउन में इस तरह की शादियां हुई कि संजीदगी से, सादगी से, जिस तरह इस्लाम में हुक्म है कि सादगी से जो है वो शादियों का एहतमाम किया जाए, ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए, कुछ करीबी करीबी रिश्तेदार अहबाब को बुला के खाना शाना जो है वो खिला दिया जाए। तो ऐसी ही शादियां जो है वो सामने आई। इनमें एक शादी गुलकार हारून ने भी कर ली है। सिंगर हारून जो है उन्होंने भी शादी कर ली है लॉकडाउन में, और खामोशी से शादी कर ली है। लेकिन खामोशी से कभी शादी होती नहीं है। शादी के चर्चे जो है ना वो ऑल इन ऑल होते हैं और सबको पता चल जाता है। अब ये दूल्हा दुल्हन की शादी की तकरीब सादा और सिर्फ करीबी रिश्तेदार इसमें जो है वो शरीक थे, तो ये बड़ी खामोशी से हुई। बताया ये जा रहा है कि हारून साहब ने जिनसे शादी की है उनकी बेगम का नाम फरवा है, और शादी की तकरीब का तमाम घर में ही किया गया था। घर में ही तमाम करीबी करीबी रिश्तेदारों को बुला के जो है वो इस शादी की तकरीब को जो है वो रोनमा किया गया और मुनक्किद हुई है तकरीब। और शादी की तकरीब में दूल्हा दुल्हन ने एक रंग का लिबास पहनकर जो है वो बड़े अच्छे लग रहे थे और अच्छा इम्पैक्ट जो है वो दिया। और ये खूबसूरत दूल्हा दुल्हन जो है, इनकी जोड़ी जो है वो लोगों ने जो है वो पसंद भी किया। सोशल मीडिया पर भी इसके काफ़ी जो है वो कमेंट्स और पॉइंट्स रैंकिंग भी हो रही है और पॉइंट्स भी इनको दिए जा रहे हैं और कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। और एक जैसा जोड़ा पहनने पर जो है वो बहुत लोगों ने जो है वो इनको पसंद किया है। तो हारून आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप शादी के बंधन में बन गए। अल्लाह ताला आपकी शादीशुदा लाइफ में जो है वो कभी कोई हर्डल ना आए और आप इसी तरह जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कोरोना के हवाले से जहाँ पर लोग जो है वो बड़े आपस में एक दूसरे से जो है वो मिलने में या चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है या चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही, वहीं पे शादी की चुपके तकरीबात भी जो है वो हो रही हैं। चुपके तकरीबात में 4 5 6 8 10 लोग जो है वो बुला के और जो है उस तकरीब को रोनुमा कर दिया जाता है और शादी हो जाती है। इसी तरह जो है वो पिछले दिनों जो है वो हमारे घर में भी एक शादी की जो है वो तकरीब हुई जब ये लॉकडाउन नया नया हुआ, और उस वक्त जो है वो मेरे भाई की भी जो है वो शादी जो है वो हमें करनी पड़ी इसी सिचुएशन में, ऐसी ही हालात में। और सादगी के साथ जो है, मेरा ख्याल ये सादगी के साथ शादी बेहतर रहती है और इसमें जो है वो हालात और मामला जो है वो बड़े स्मूथ रहते हैं। और ये हम अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम भी देखें तो अल्लाह का भी यही हुक्म है कि सादगी के साथ जो है वो शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम जो है वो देख रहे हैं कि यही मामलात और हालात जो है वो सब जगह पर हो रहे हैं। अच्छा जी, ये तो थी सारी अपडेट्स जो मैंने आज आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। लेकिन बहुत अहम स्टोरी जिस पर मैंने जो है वो बात करनी है और वो हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से है, उस हवाले से भी बात करनी है। साथ मैंने आपको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मियो हॉस्पिटल लाहौर में जो टेली मेडिसिन से इलाज हो रहा है कोरोना पेशेंट का और कामयाब इलाज जो है वो किया जा रहा है, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट देनी है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो किसी से कम नहीं है। हम हमेशा क्रिटिसाइज तो करते हैं चीज़ों को, जो है वो उनका एक अलग रंग तो पेश करते हैं, लेकिन जो कोई अच्छा काम कर रहा है या उसके काम से फ़ायदा हो रहा है हम उसको हाईलाइट करना नहीं चाहते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो मियो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिसर्च की है टेली मेडिसिन पे, और कोरोना के लिए ये बहुत खास किस्म की मेडिसिन है जिससे कोरोना पेशेंट जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं और सेहतयाब होंगे, और इसका तजर्बात भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसके हवाले से हम आपको जो है वो व्यूज़ भी दिखाएंगे और थोड़ी सी मैं आपको जो है वो अपडेट भी इसके हवाले से करूंगी। लेकिन अभी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे तो ब्रेक के हवाले से जो है वो स्टोरी के हवाले से बात कर लेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए। गुड न्यूज़ पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम स्टोरीज कुछ डिस्कस करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी बात जो है वो 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो होगी। सबसे पहले हम कश्मीर के पहलू पर जो है वो बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से, और उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया था कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो टेली मेडिसिन से कोरोना पेशेंट का जो है वो कामयाब इलाज जो है वो वहाँ जारी है और इसको जो है वो इसके तजर्बात जो है वो हो रहे हैं। तो ये एक कामयाब तरीन तजर्बा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो किया गया है। इस हवाले से हमने आपको जो है वो अपडेट करना है। साथ ही साथ हम पंजाब के बजट के हवाले से जो पेश किया गया कल आया, और उस हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो बड़े चीदा पॉइंट्स के हवाले से जो है वो बात की, उस पर थोड़ा सा जो है वो तबसरा आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले क्योंकि हम सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, सबसे सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, और उन्होंने ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जो है वो अलहदगी का ऐलान किया। तो ये धचका जो है वो कश्मीरियों के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तानियों के आम आवाम के लिए भी जो है वो बहुत बड़ा धचका था। लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आने के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होती हैं, वरना इस उम्र में और सारी ज़िंदगी जो है वो कश्मीर का के लिए अपनी जान कुर्बान
कुर्बान करने वाले ये लोग जो हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और सीनियर हुर्रियत रहनुमा बेशक वो बाद में जितना मर्जी जो है वो अपने बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करते रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो कश्मीरियों के लिए हैं और हम हमेशा जीते रहेंगे और मरते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सैयद अली गिलानी साहब का ये स्टेप जो है वो साबित क्या करता है? अब सारी चीज़ों पर तज्जिया जाहिर है मैंने तो नहीं करना, इसलिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं कर्नल रिटायर असद महमूद साहब, जो इस पर हमें तज्जिया भी देंगे और बताएंगे भी कि सैयद अली गिलानी साहब के इस स्टेप के पीछे रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, करम उसकी ज़ात का। कर्नल साहब, ये जो मामला हुआ, मैं चाहूँगी कि आप इसे जो है इस हवाले से जो है वो हमें अपडेट करें, बताएं कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है, और ये एक ऐसी बात है कि जिस पे इंसान जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये एकदम से इतनी बड़ी बात कैसे सामने आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं सर्टली इससे मुत्तफिक भी हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और वहाँ पर आप ये कह लीजिए कि पिछले 5 अगस्त से जब उन्होंने आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 370 और 35A को रिवोक किया, और उससे पहले उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया था, एडिशनल ट्रुप्स पहुंचा दिए थे, और इस वक्त भी हालांकि ठीक है इंडिया की जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको लद्दाख सेक्टर में नजर आती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आती है आपके अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी, लेकिन उसी के साथ मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर इस वक्त भी जो इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है सिंस 1947 एक लिहाज से आप कह लीजिए, तो वो तो अराउंड 8 लाख की आप बात करते हैं, तो 8 लाख ट्रुप्स के साथ उन्होंने जितनी भी कश्मीरी क़यादत है फिर और कश्मीरी जो लोग हैं फैमिलीज हैं, 80 लाख से ज्यादा की वहाँ की आबादी है, जी बिल्कुल, उसको उन्होंने घर के अंदर मुकैयद कर दिया, कर्फ्यू उन पे इम्पोज कर दिया। अच्छा इसके बाद जी बिल्कुल, अच्छा फिर जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसको लीड कर रहे थे सैयद अली गिलानी। जाहिर है इस वक्त में तो वही एक लीडिंग पर्सनालिटी नजर आ रहे थे, और उन्हीं का अलहदगी इख्तियार कर लेना अलार्मिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और 93 से आप ये कहते हैं कि बहुत सारी पार्टीज मिली थी और उनका था कि नहीं किसी सूरत के अंदर भी हम इंडिया के ज़ेर तसल्लुत नहीं रह सकते, और उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे और हम अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या है कर्नल साहब? क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है वो कश्मीरियों के अगर इतने सीनियर हुर्रियत रहनुमा जो है वो किसी प्रेशर में आकर जो है उन्होंने ये काम किया है, या पीछे से उनको जो है वो कोई बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उसके बाद पाकिस्तान को आप कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं कश्मीरियों के साथ? देखिए जहाँ तक तो उनके इस्तीफे का ताल्लुक है, साथ ही जो जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट पे एक लिहाज से इशू की, 2 सफ़ात का खत था जो उन्होंने तहरीर किया, तो आप ये देखें कि इस पैराना साली के अंदर भी और इतनी जुल्म तशद्दुद सारा कुछ हुआ, उनको श्रीनगर अपने घर के अंदर कई सालों से महसूस किया हुआ है इंडियन हुकूमत ने, तो अगर उस वक्त उनके एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाए इस्तकलाल में कोई लफ्जिश नहीं आई, तो नॉट एट दिस मोमेंट कि मैं ये कहूँ कि नहीं अच्छा वो कोई माइंड उनका चेंज हो गया है, बट हाँ कोई हाँ, कोई और बहुत खास बात है, कोई अंदर क्या हाँ, बहुत बड़ी बात है जिसके हवाले से जो अभी तक सामने नहीं आ रही, लेकिन जरूर कुछ अरसे बाद जाहिर बात है बात तो बाहर निकलेगी कि मामला क्या हुए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप सैयद अली गिलानी साहब ऐसे नहीं ले सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो उसमें उन्होंने जाहिर भी किया, ऐसे मैं आपसे अर्ज करूं कि उसमें उन्होंने कहा जी कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि अगर आपकी हुर्रियत लीडरशिप जो है अगर वो उसको उन्होंने घरों में नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया, उनको उठा लिया, यूनियन टेरिटरी इंडिया इसको कहता है, या कश्मीर वैली से उठा के इंडिया की दूसरी जेलों के अंदर लेके चले गए, लेकिन स्टिल द पीपल वर प्रेजेंट इन द एरिया, और उनसे एक्सपेक्टेड था कि जद्दोजहद आज़ादी के अंदर वो तेजी लेकर आएंगे, जो उनसे एक्शंस एक्सपेक्टेड थे, जिस तरह को उनसे काम की तवक्को थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके, और वो उसके अंदर सर्टली वो उनके साथ सख्त नाला भी एक लिहाज से नजर आते हैं। एक ये वो फैक्टर है कि जिसके अंदर मैं फील करता हूँ कि इट इज नॉट लाइक दैट कि आप ये कहेंगे कि नहीं आप 90 साल तक तो जद्दोजहद करते रहे, वो तो आप कहेंगे कि नहीं गलत है, ये 72 साल हो गए एक लिहाज से ये कश्मीर के कब्जे को, और इस एज में आके कहने नहीं आप अच्छा क्या समझते हैं कर्नल साहब, सैयद अली गिलानी साहब का अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से तो अलहदगी का ऐलान तो सामने आ गया है, लेकिन जाहिर है उनकी सांसें, उनके दिल जो है वो शहीद कश्मीरियों के साथ जो है वो धड़कते हैं, और वो उनके अपने साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ और हुर्रियत रहनुमाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया जो है वही चीजें देख रही है। अब हम पाकिस्तान को कहीं स्टेप बैक करते तो नहीं देख रहे? मतलब एक बड़ा सवाल है, आप क्या इस पर कहेंगे? नहीं, एक 2 चीजें हमें वाज़ेह होनी चाहिए। एक तो अली गिलानी का जो भी स्टेप है
आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो अपकमिंग लीडरशिप है या जो इस वक्त बाहर थे या ये उनको कुछ करना चाहिए था, कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लोगों को रिवाइटलाइज करना चाहिए था, इस मूवमेंट को तेज करना चाहिए था, वो नहीं कर सके। सर्टली ये उनको एक लिहाज से उन्होंने बड़ा सख्त तंबीह की है सर्टली, और साथ ये भी कह लें। बट आई फील कि मेरा ख्याल है वो सैनिटी, समझदारी जो है उसको प्रिवेल करेगी। और फिर वाई, बिकॉज अब ये स्टेज ऐसी नहीं है कि आप ये कहें अपने आप को इस तहरीक से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आप अपने आप को अलग कर लें। नो, नॉट एट ऑल। वाई, बिकॉज ये बिल्कुल वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसके ऊपर सब मुत्तफिक होते हैं, उनकी विजन के, उनकी सोच के, उनकी लीडरशिप के, उनके नजरिए के। तो ये तो नहीं हो सकता कि इस उम्र में आके इन सारी चीजों से आप साइड पर हो जाएं कि नहीं वो ऐसा नहीं और ये, नो, नॉट एट ऑल। एक तो ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पाकिस्तान, जिस तरह का आपने सवाल किया, नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है आपको एक स्टेप छोड़ कई स्टेप आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होते हुए। व्हाट टू टॉक ऑफ टेकिंग स्टेप्स बैक। आप मुझे ये बताइए, बातों का वक्त तो खत्म हो गया ना, क्योंकि बातें और जज्बे और जहरियत ये सब कुछ तो पाकिस्तान ने भी कश्मीरियों के लिए दिखा दिया। अमल क्या था हमारा? अमल हमने करके क्या दिखाया? अगर हम कश्मीरियों के साथ इतने प्यार मोहब्बत और जज्बे का जो है वो बुलंद बांग दावे करते हैं, तो फिर हमारा अमल भी तो कुछ सामने आना चाहिए था, अमल भी तो दिखाना चाहिए था। जो वहां पर बर्बरियत और जुल्म की इंतहा जो है वो कश्मीरियों के साथ हो रही है, उस पर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपना मौकफ दे के या चीखो पुकार करके जो है बात को ऐवानों में दबा दे या खत्म कर दें। ये बस असेंबलियों तक जो है वो शोर शराबे होते हैं और उसके बाद जाके सारी चीजें जो है वो सुकून में आ जाती हैं। ये क्या मामलात हैं? इनमें कुछ तो जो है वो होना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, आपने जिस तरह का सवाल किया या जो आपकी सोच है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी बिल्कुल बहुत सारे लोग इसी सोच के हामिल हैं। और आपको एट टाइम्स यू फील कि नहीं, आप इमीडिएटली जो है वो किसी तरह का कोई एक्शन आपको शुरू कर देना चाहिए, मे इट बी मिलिट्री एक्शन, या आप ये कहें कि नहीं वहाँ कश्मीरियों को इस अजियत में अब भी एक्शन नहीं करना, हमने तो कब करना है। मैं आपसे दो चार चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तो सही मानों में देखा जाए तो खराब हुई। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई थी जो जुलाई 2016 के अंदर, आज से 4 साल पहले आप ले लीजिए। इसके बाद जो जिसको कहते हैं कि हालात पॉइंट 5 अगस्त और उसको 2 हिस्से करके तो उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर उसको ऐड कर लिया। अच्छा, अब दूसरी चीज जिसको मेरा ख्याल है हम सबको एक बड़ा क्लियर मैसेज हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको जाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो जद्दोजहद आज़ादी को मैं फील करता हूँ, ठीक है, 90 के अंदर भी बहुत कुछ हुआ, बड़ी तबाही बर्बादी हुई, बड़ी कत्लो गारत गरी हुई, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं सारी जद्दोजहद के अंदर। बट सही मानों में इसके अंदर जो कहते हैं कि वो तेजी, शिद्दत या वो सारा कुछ हुआ, वो तो हुआ जो भारतीय हुकूमत के एक्शन थे अगेंस्ट कश्मीर एंड कश्मीरीज, वो तो जुलाई 2016 के अंदर हुए हैं। अच्छा, आप ये देखिएगा कि कौमों के अंदर जिसको कहते हैं बदलाव जो आता है लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, और वो जो नफरत होती है वो तो इस कदर पुख्ता हो चुकी है उसको नहीं कि वो वापसी की तरफ, जी बिल्कुल, वापसी की तरफ तो दे कैन नॉट लुक टुवर्ड्स दिल्ली कि नहीं हम फिर उनके साथ किसी तरीके से हाथ मिला लें। अच्छा, अब दूसरी सूरत ये आती है, आप ये देखिए कि इससे पहले 2016 से पहले आप ये कह सकते हैं कि वहां तो असेंबली भी मौजूद थी, वहां पर कश्मीरियों की अपने वोट थे, उनका अपना एक लिहाज से मुख्तार हैसियत थी। अब कुछ नहीं है। तो जी अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग जैसे APHC की हम बात करते हैं, दे यूज टू फील कि जी नहीं हमने अलहदा होना है, सारा कुछ है। बात कश्मीरियों की बहुत सारी अक्सरियत थी कि जी नहीं, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसके अंदर कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, नेटिव्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारे अपने लोग हैं, उनको हम इलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो दे यूज टू फील लिटिल कंफर्टेबल कि जिस सिस्टम चल रहा है उसके अंदर, तो वाई इसके अंदर वो कोई ऐसा कोई शोर शराबा किया जाए। ये चीजें तो चलती रही। अब आप ये कह सकते हैं कि जुलाई 2016 से और फिर स्पेशली जब इसको आर्टिकल्स अपने रिवोक किए 370 और 35A, पिछले साल अगस्त 5 की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द टर्निंग मूवमेंट एक्चुअली इन द इंटायर, अब इस सारी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो कश्मीरियों के लिए अब होगी। सही। अब सिर्फ ये देखिए कि जब कोई भी मूवमेंट होती है, अब आप बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों के अंदर सारी चीज के अंदर रहते हैं, नो आपके पास इसको भी काउंटर करने के लिए बेतहाशा सवालात होंगे, बट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जद्दोजहद आज़ादी जो है वो
लड़ते हैं या वो करते हैं, वहाँ के जो नेटिव होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जी जी जब वो उसको ग्रिप करते हैं, इसके बाद फिर उनका डिसीजन होता है। और साथ देखिए, पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, वहाँ तो जद्दोजहद पाकिस्तान, आज़ादी के लिए जो है वो लड़ भी रहे हैं और बेचारे शहीद भी हो जी रहे हैं, लेकिन वो तो निहत्ते कश्मीरी हैं, उनके पास तो कोई ऐसी जो है वो मामलात या हालात मौजूद नहीं है। वहाँ से तो जो गाजी उठता है या कोई भी उठता है तो उसका जो है वो आवाज़ जो है वो उसकी देखिए, दबा दी मैं जाती है। इसको इस हवाले मैं से क्योंकि कर्नल साहब अभी रिसेंट हम सिर्फ दो, मेरे पास 1 मिनट है, मुझे इसमें जरा जी, जी, जवाब ओहो, दीजिएगा कि हाँ, अब क्या तरीके अमल है, अब क्या करना पड़ेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा अरूज पर है, वो तो इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हुर्रियत रहनुमा कोई भी हो वो कश्मीर से अलग नहीं हो सकता, चाहे उसमें सैयद अली गिलानी साहब ही क्यों ना हो। पर इससे कश्मीरियों पर जो है वो असरात मुरतब हुए हैं, जरा उसके हवाले से मुझे एक पॉइंट में मैं जरा बता दें। बिल्कुल, मैं जी। सिर्फ एक आपसे अर्ज कर दूं, अगर इंडिया को कोई गलतफहमी है कश्मीर के या कश्मीरियों के बारे में या उनके रिजॉल्व के बारे में, हम्म। तो थोड़ी देर के लिए वो स्टडी कर लें अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान को। सही। और जिस तरीके से उनको ताकतो ताराज कर दिया था इस दुनिया की, ओके, अपने आप को सुपर पावर क्लेम करता है अमेरिका, हम्म। और 19-20 सालों के बाद उन्हीं से एग्रीमेंट करके हजीमत उठा के अब वो एक एक करके वहां से निकल रहा है। हम्म। लेट मी टेल यू, उसके अंदर तो मे बी 18-20 साल लगे। हम्म। आई एम वेरी सर्टन कि ये काम बहुत जल्दी इंशाल्लाह होगा। आप अपनी इंशाल्लाह। जिंदगी के अंदर हम सारे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह। और उसी के साथ मैं आपसे बताऊं, जी। जो जितना डैमेज, ओके, इंडियन हुकूमत ने, इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसने किया है, हम्म। कश्मीरियों का एक एक घर जख्मी है हम्म। इस हम्म। सारा जो कुछ इंडियन हुकूमत ने की है। हम्म। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इसको बजोरे कुव्वत दबा ठीक है, सकेंगे। ठीक है। बहुत अरसे से कर्नल असद लगे साहब, हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपना तज्जिया दिया, अपनी बात की और सही तरीके से हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और कश्मीरियों, क्योंकि कश्मीरियों के लिए जब दिल धड़कते हैं ना तो बड़ी पॉजिटिव जो है वो रेज और वाइब्स जो है वो आती हैं। और हमारी जो अवाम है, जो देखने वाले मेरे लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कश्मीरियों के हवाले से जब मुझे कमेंट करते हैं ना, और मेरे प्रोग्राम के नीचे जो है वो लाखों की तादाद में कमेंट्स आए होते हैं कश्मीरियों के लिए, तो वो फिर मेरा सर जो है वो फख्र से बुलंद हो जाता है कि मैं इस तरह के टॉपिक्स को जब सामने लेकर आती हूँ और कश्मीरियों के लिए जो दिल से दुआएं निकलती हैं अवाम की, वो हमेशा हमारी जो है वो दुआएं कश्मीरियों के साथ रहेंगी। लेकिन काश कि हम एक स्टेप आगे जाकर जो है वो कश्मीरियों के लिए कुछ कर सकें, तो ये हमारा एक ख्वाब जो है वो ख्वाब ना रह जाए बल्कि हकीकत में भी जो है बदल जाए। बहुत शुक्रिया जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी जी। इसके साथ ही जनाब, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अभी हमें जो है वो अपने दूसरे पॉइंट की तरफ भी जो है वो जाना है और हमें आपको ये बताना है कि कोरोना वायरस के हवाले से मामलात और हालात जो है वो किस तरफ के जो है वो होते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और इनके तालबात ने जनाब जो है वो जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है वहाँ पे भी, और जो इनके सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी मिल के मियो हॉस्पिटल में जो है वो टेली मेडिसिन के हवाले से जो है वो लोगों का इलाज करना जो है वो शुरू किया है। और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि कोरोना पेशेंट्स के हवाले से, जहां मेयो हॉस्पिटल के हवाले से खबरें आ रही थी कि वहां पे कोरोना पेशेंट सिर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है वो खतरनाक है, वहीं पर जो रिसर्च अब सामने आ रही है उसमें टेली मेडिसिन से जो है वो कोरोना पेशेंट का इलाज जो है वो किया जा रहा है। और ये टेली मेडिसिन जो है वो बहुत कारआमद जो है वो साबित हो रही है कोरोना पेशेंट के हवाले से। तो इस हवाले से भी जो है वो हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद जो है वो उनसे बात कर लें। अगर ब्रेक पे ना बात हो सकी तो फिर मैं कल इस मामले को जो है वो हम सॉर्ट आउट करने की जो है वो कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि टेली मेडिसिन से इलाज है वो कोरोना पेशेंट का किस तरह से हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद आपसे वापस आके मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे। आप किस कम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। और आज के टुडे गुड मॉर्निंग में हमारे साथ जो जो चीज़ें हैं, जो जो हमारे पास थोड़ा सा उस पर ज़रा तज्जिया दे लेते हैं, आप नज़र डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। अभी हमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो हॉस्पिटल में जो टेली मेडिसिन जो है वो इलाज हो रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, जो इलाज किया जा रहा है टेली मेडिसिन से, और ये कामयाब इलाज जो है उसको करार दिया जा रहा है। इसमें हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर सलमान काजमी। तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि टेली मेडिसिन से किस तरह इलाज किया जा रहा है और ये किस तरह से है, थोड़ा सा इसका जो है वो तफसील हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह शुक्र। हाँ जी। डॉक्टर सलमान, ज़रा हमें ये बताइएगा कि टेली मेडिसिन से जो कामयाब इलाज की बात की जा रही है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स मेयो हॉस्पिटल के, तो आप क्या समझते हैं कि ये टेली मेडिसिन जो तजर्बा किया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे, कोविड-19 से जो इफेक्ट है इस टाइम पे, ये कैसा तजर्बा रहा है? देखें जी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे साथ पेशेंट्स ने बनाए हुए हैं और उसमें हम इलाज कर रहे हैं लोगों का, और उनके जो भी कोई मसला होता है वो वीडियो कॉल पे आ जाते हैं या वो सही। वॉइस कॉल पे आ जाते हैं और बताते हैं।
कि जी सर ये मसला हो रहा है, और दो दो तीन तीन चार चार डॉक्टर्स उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं एक मरीज को। इस तरह हमने कई हाई कोर्ट शुक्ला, अच्छा। कई इवन जो सीनियर अपना प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका इलाज किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, हो गए। सही। तो एक इफेक्टिव इसलिए रहा है क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं सकते कोरोना वायरस के मरीज, और उन्हें अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है। सही। तो इस दौरान अगर वो बाहर जाएंगे तो दूसरों को होने होता है। बिल्कुल इसलिए सही। बेस्ट ये होता है कि उनके मतलब देखें इसके अंदर ये खास समझ आ गया, जैसे ही हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है या 90 के करीब पहुंच गई, तो फिर हम उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देते हैं अच्छा। 111 222 की एम्बुलेंस के जरिए, सही। ताकि कोई खतरा ना हो। क्योंकि जो इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए इसमें डेफिनेटली अगर कुछ चीजें ओवरलुक हो सकती हैं, जी। जो कि दूर दराज अगर आप, क्योंकि वो कैमरे पे हो रहा होता है, तो आप मरीज की डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन और चेकअप तो नहीं कर सकते, मगर जो इब्तदाई सतह के सारे मरीज हैं उनका इस पे ऊपर बेहतरीन इलाज हो सकता है। सही। सही, मतलब अगर आपको फौरन से ये तशखीस हो जाए, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए कोरोना का, तो फौरी तौर पे आप टेली मेडिसिन से फायदा उठा हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल बहुत हाँ। फायदा उठा सकते हैं और जाने की जरूरत नहीं है फौरी तौर पे अस्पतालों में। जो आम नौयत के मरीज हैं उनको तो बिल्कुल भी अस्पतालों में जाके और इधर उधर डिस्पेंसरियों में फिरने की जरूरत नहीं है। वो टेलीमेडिसिन पर रब्ता करें और अपना इलाज मशवरा ले लें, डॉक्टर दवाई साहब, ये ले लें। किस हद तक क्योंकि कामयाब है टेलीमेडिसिन? आप कितने पेशेंट को इससे जो है वो डील कर सके हैं? और क्योंकि ओपीडीज तो तमाम हॉस्पिटल की जो है वो बंद है इस टाइम पे, तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम में ये टेलीमेडिसिन का जो आपने एक नया ट्रेंड मुतारफ कराया है, इससे कितना हद तक जो है वो फायदा हो सकता है? देखिए जी, ये तो यूनिवर्सिटीज जो हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जिनमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लीड लिया है इस मामले में, इस वक्त सिर्फ किंग एडवर्ड का टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट काम कर रहा है और यूएचएस वगैरह के डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो चुके हैं। तो किंग एडवर्ड ने इस हवाले से 24 घंटे सर्विसेज फराहम की हुई हैं और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोग मामूली नौयत की बीमारी के शिकार हैं या जिनको हल्की फुल्की अलामात हैं, वो इसके जरिए मशवरा लेके, दवाइयाँ लेके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मगर मैं फिर लोगों से कहूंगा कि जिनका सांस खराब हो रहा है वो काइंडली अस्पतालों के अलावा इलाज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में इलाज कर रहे हैं आजकल। तो उन तक ये मैसेज, शायद प्रोग्राम भी देख रहे हो, उन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है कि अगर आपको सांस की दुश्वारी हो रही है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या 90 के करीब आ रही है, इससे नीचे जा रही है, सही, तो आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल में राब्ता करें। सही सही, बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल इंसान की जो आप इसमें सैचुरेशन बताते हैं वो कितनी होती है, ये भी बता दें हमारे लोगों को, ताकि लोग इसको समझ सकें। और अगर आप कह रहे हैं कि 90 या 93 से नीचे अगर जा रही है, क्योंकि 90 तक ही होती है ना, 90 अगर आ रही है, नॉर्मली अगर आप मेरी अपनी चेक करेंगे इस वक्त, तो 96, 97, 98 इस तरह होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे फेफड़े मुतासिर होने लगते हैं कोरोना वायरस की बीमारी में, ऑक्सीजन की मिकदार जिस्म में कम होती जाती है, और वो एक पल्स ऑक्सीमीटर जो कि 2,500-3 हजार का था, आप लोगों ने लूट मार करके उसको भी 12,000 का कर दिया है। अच्छा। उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी ऑक्सीजन है जिसमें। से एक आसानी हुई है कि आपको मरीज बता देता है घर से बैठा हुआ भी कि मेरी इतनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, सही, तो उसके हिसाब से हम उसका फिर उसको मशवरा देते हैं। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात जो है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए भी आपने जो है वो बता दी जिनको इस बारे में जो है वो नहीं पता था, कि आप घर बैठे अपनी ऑक्सीजन के हवाले से चेक करके जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जाहिर है जब आप टेली मेडिसिन पे जो है वो ट्रीट कर रहे होते होंगे, तो ये तमाम चीजें आप अपने पेशेंट को बताते होंगे कि उन्हें अपने पास क्या क्या चीजें रखनी है, तो थोड़ा सा अगर आप हमें भी गाइड कर दें। देखिए जी, ये इसमें एक थर्मोमीटर रखना बहुत जरूरी होता है घर में। अगर बीपी एक मेजर करने वाला जो आला होता है वो आराम से मिल जाता था पहले, तो 2-2.5 हजार का था, पता नहीं वो भी महंगा शायद थोड़ा कर दिया हो इन्होंने। तो वो इसी तरह ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये भी 800 का था पहले, अब 2-2.5 हजार, 4 हजार इस तरह मिल रहा है मार्केट में। तो ये लोग लेके अगर 2-3 चीजें रख लें और अपने सुबह दोपहर शाम वाइटल में पल्स है, ऑक्सीजन का लेवल, उसके बीपी है, तो ये लेके अगर वो एक डॉक्टर से रास्ते में रहे तो वो इजीली अपना इलाज कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। मगर फिर मैं कहूंगा जिनको सांस की दुश्वारी हो रही है वो बराहे करम ये कोशिश ना करें इलाज करने की, वो घर पे ना रहें, घर पे ना रहें, क्योंकि ऑक्सीजन की फौरी तौर पे जरूरत है। फिर अगर वो मरीज जब आते हैं ना ये हॉस्पिटल में, जब 70% सैचुरेशन के साथ, 75 के 70% के साथ, तो ऑलरेडी उनके फेफड़े आधे खत्म हो चुके होते हैं और फिर वो आते ही उस वक्त फौत हो जाते हैं या कोलैप्स कर जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें ये क्या हो गया। तो भाई ये तो होना ही था, आपको किसने कहा था कि आप घर ही बैठे रहें। सही सही, सांस लेने में मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फौरी तौर पे आप जो है वो हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। घर में बैठकर अपने इलाज को जो है वो मुमकिन बनाने की कोशिश जो है वो ना करें, खुद डॉक्टर ना बने। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। टेली मेडिसिन के हवाले से आपने जो हमें अपडेट किया और बताया कि किस तरह से जो है वो एक कामयाब तरीके
इलाज जो है इस टाइम सिर्फ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं जो है ये कर रहे हैं। ये बेहतरीन इलाज है। इससे बहुत से ऐसे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो अगर कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया और वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो और लोगों को लगने के खदशात है। तो वो इसी तरह जो है वो ऑन कॉल वीडियो कॉल पर जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं और डॉक्टर जो है वो उन्हें गाइड कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने आपको ये भी बताया कि आपके पास कौन कौन से आले जो है वो होने ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए, अपने टेम्परेचर को चेक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जो ये आलात जो है वो मिलते हैं, जो आले मिलते हैं, इनको अपने पास जो है वो घर में सेफ रखें ताकि आपको पता चले कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या जा रहा है। क्योंकि इस वक्त में कोरोना वायरस से इफेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए सांस लेने में दुश्वारी जो है सबसे अहम बात होती है। और अगर थोड़ी सी भी सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, सांस सही नहीं आ रहा, तो फिर आपने घर में नहीं बैठना और घर में इलाज नहीं करवाना। अपने आप को जो है वो आप आइसोलेट तो जरूर करें, लेकिन जब तक सांस ठीक है तब तक। और अगर सांस लेने में कोई दुश्वारी है तो फिर फौरन जो है वो आप हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। ये तो जनाब आज हमने आपको जो है वो अपडेट की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मियां हॉस्पिटल लाहौर के। और डॉक्टर सीनियर डॉक्टर भी हमारे साथ जो है वो गिलानी काजमी साहब जो है वो मौजूद थे डॉक्टर। तो वो उन्होंने हमें जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो समझा दिया। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा हम एक नज़रिया, एक नज़र मार लें कल के पंजाब के बजट के हवाले से। जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो स्पीच की और उसमें जो है उन्होंने बता दिया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी का तकर्रुर भी कर दिया है और जनूबी पंजाब के लिए 33% फंड भी रखे गए हैं। फंड की रिंग फिक्सिंग भी जो है वो कर ली गई है। साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। और जनाब मतलूबा अद्वियात और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जो भी दरकार मेडिसिन है वो प्रॉपर हमने जो है वो फराम की हुई है। 106 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मुख्तस कर दी हैं और उन्होंने बता भी दिया है हमने ये किया है, यहाँ लगा है, ऐसे नहीं लगा है। फिर एहसास प्रोग्राम की उन्होंने बात की कि 165 अरब रुपए की खतीर रकम मुतासर बहन भाइयों को तकसीम की गई है। फिर उन्होंने कहा सूबा भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 135 अरब रुपए मालियत जो है वो रखे गई हैं। फिर बलोचिस्तान की तामीर